प्यारे दोस्तों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण के तहत शब्द व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। शब्द के तीन भेद हैं, एक स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो आज हम देखेंगे स्रोत के आधार पर शब्दों को देखेंगे। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अब हम शब्द व्यवस्था को देखेंगे। तो शब्द व्यवस्था को देखने से पहले हम देख ले कि भाषा में अर्थ या विचार का विशेष महत्व होता है। भाषा में अर्थ या विचार का विशेष महत्व होता है। तो शब्द की परिभाषा इस प्रकार होती है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो देखिए, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो देखिए, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में ये शब्द सहायक होते हैं। हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में ये शब्द सहायक होते हैं। जिसके पास जितने अधिक शब्दों का भंडार होता है, वह उतना ही अच्छा बोल सकता है और उतना ही अच्छा लिख सकता है। तो इस प्रकार शब्दों के कई भेद होते हैं। तो इन भेदों में आज हम देखेंगे, एक स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। तो आज हम स्रोत के आधार पर शब्दों को देखेंगे। तो स्रोत अर्थात उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी के शब्द भंडार में चार प्रकार के शब्द हैं। एक तत्सम, दूसरा ख तद्भव और तीसरा ग देशज और चौथा ख आगत अर्थात विदेशी। तो हम तत्सम शब्द की परिभाषा देखेंगे। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं, जैसे संस्कृत में थे, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, दधि और रात्रि, ये शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे ही शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार, संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं, जैसे संस्कृत में थे, उन्हें तत्सम कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कहे कि संस्कृत के जो शब्द है वैसे ही शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो आया समझ में बेटा? यानी तद धन सम का अर्थ होता है उस संस्कृत के समान शब्द। तत्सम का अर्थ होता है तद धन सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान जो शब्द प्रयुक्त हिंदी में होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो अब हम तद्भव शब्द की परिभाषा देखेंगे। तद्भव शब्द की परिभाषा देखने से पहले तत् धन भव अर्थात उससे संस्कृत से पैदा हुए ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है, वे तद्भव कहलाते हैं। यानी सरल शब्दों में कहे तो संस्कृत शब्द अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रचलित हुए हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे हमने आगे देखा था अग्नि, अग्नि का रूप बदलकर यहाँ पर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है आग।
वहां पर हमने दधी शब्द देखा था, दधी शब्द रूप परिवर्तन होकर यहाँ पर दही के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और वहां पर रात्रि शब्द अपना रूप परिवर्तन होकर यहाँ पर रात शब्द के रूप में प्रचलित हुआ है। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहेंगे। अब हम देशज शब्द देखेंगे, सॉरी, इससे पहले हम तत्सम और तद्भव शब्द को देखेंगे। जैसे संस्कृत में प्रस्तर शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो हिंदी में पत्थर शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे संस्कृत में क्षेत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो हिंदी में खेत इसका ही रूप हुआ है। संस्कृत में दुग्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो हिंदी में दूध। संस्कृत में कर्म शब्द का हिंदी में काम शब्द हुआ है। संस्कृत में आम्र शब्द का प्रयोग हिंदी में आम रूप परिवर्तन होकर हुआ है। संस्कृत में ग्राम शब्द प्रयुक्त हुआ है, वही अपना रूप परिवर्तन होकर गांव हुआ है। संस्कृत में हस्त शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस अपना रूप परिवर्तन होकर हिंदी में हाथ प्रयुक्त हुआ है। और संस्कृत में अर्ध शब्द प्रचलित है, वो अपना रूप परिवर्तन होकर हिंदी में आधा होता है। तो इसे हम जो संस्कृत के शब्द है उसे तत्सम कहेंगे, और अपना रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त हुए है उसे हम तद्भव कहेंगे। तो आए प्यारे बच्चों, आया समझ में? प्यारे बच्चों, अब हम देशज शब्द को देखेंगे। देशज शब्द का अर्थ है अपने ही देश में उत्पन्न शब्द, अर्थात जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यानी आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। जैसे पगड़ी, गाड़ी, जूता, पैसा, रोड़ा, भिंडी, लोटा, खिड़की, खिचड़ी, गड़बड़ आदि शब्द ये देशज शब्द है, अर्थात अपने देश में ही उत्पन्न होने वाले शब्द को हम देशज शब्द कहेंगे। जैसे देशज, देश दन झ यानी देश में उत्पन्न शब्दों को हम देशज कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आया? तो अब हम देखेंगे आगत अर्थात विदेशी शब्द, यानी हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से भी अनेक शब्द आ गए हैं। इन्हें हम आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अरबी भाषा से आए हुए हिंदी में जो प्रयुक्त हुए हैं शब्द अखबार, आईना, आजाद, इत्र, कागज, कानून, किताब, कुर्सी आदि ऐसे अनेक अरबी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्दों को हम आगत अर्थात विदेशी शब्द कहेंगे। दूसरा देखेंगे फारसी शब्दों से हिंदी भाषा में जो प्रचलित शब्द है, ऐसे फारसी के आदमी, आसमान, उम्मीद, खुशामद, गर्दन, गुलाब, चीज, जमीन आदि शब्द फारसी के कई शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। ऐसे शब्दों को हम आगत अर्थात विदेशी शब्द कहेंगे। अब अंग्रेजी भाषाओं से कई शब्द आए हुए हैं, इनमें से कुछ शब्द देखेंगे। अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, स्कूल, कंपनी, कमीशन, गार्ड, स्टेशन आदि शब्द। जो अंग्रेजी से कई शब्द हिंदी में प्रचलित हुए हैं, ऐसे शब्द हम आगत अर्थात विदेशी शब्द कहेंगे। तो ऐसे पुर्तगाली से यानी पुर्तगाली से जो आए हुए शब्द आल्पिन, अलमारी, कमरा, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन,
आदि शब्द, पुर्तगाली शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम आगत अर्थात विदेशी शब्द कहेंगे। ऐसे तुर्की से कुछ शब्द आए, जैसे तुर्क से आने वाले लोग जो शब्द लेकर आए, कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात, कुली, चाकू आदि शब्द जो तुर्की भाषाओं से आए हुए शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे है वैसे ही ऐसे शब्द को हम आगत अर्थात विदेशी शब्द कहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कहेंगे कि हिंदी भाषा संकीर्ण भाषा नहीं है, बहुमुखी भाषा है। हिंदी में कई भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं, ऐसे शब्दों को हम आगत अर्थात विदेशी शब्द कहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने स्रोत के आधार पर जो शब्दों को पढ़ा, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत अर्थात विदेशी शब्दों को पढ़ा, इसका मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन को आप अपने गृह कार्य कॉपी में कार्य कीजिए। तो प्रश्न पहला, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द के 5-5 उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, तत्सम, तद्भव शब्द की परिभाषा लिखिए। इसमें अगर किसी प्रकार का संदेह या कोई समस्या है तो आप मेरे दूरभाष या ईमेल पर संपर्क कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।